जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डी गुड यूपीएससी। आई होप पीटी की तैयारी अच्छी चली होगी, राइट। अब टेंशन नहीं लेना है, बस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बजट देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडिया टैक्स सिस्टम। ठीक, नाउ भैया टैक्स जो है दो टाइप की आपके, अगर जनरली देखा जाए दो टाइप की। एक आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया कि जो आप डायरेक्टली पे करते हो, ठीक है, जहां पे आप डायरेक्टली पे करते हो, लाइक इनकम टैक्स हो गया, राइट, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, है ना। ये सारी जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स हो गया। आपकी इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जैसे कि पहले वेट वगैरह आती थी ना, अब जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, ठीक। जीएसटी वगैरह जो हो आप जो पे करें वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक ना। अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सी डिफरेंसेस में। देखो इम्पैक्ट जो है, मतलब कौन कलेक्ट करे और कौन पे करेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स एसएससी आप ही खुद कलेक्ट करेगा और आप ही खुद पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करेगा, एक्चुअली शॉपकीपर क्या करेगी, आपसे कलेक्ट करेगी। यू आर गिविंग 18%। आप बिस्किट ले रहे हो 10 रुपए की, उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आप इंक्लूडिंग पे कर रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग है ना। तो उसमें जीएसटी के साथ में वो टैक्स है, तो वो शॉपकीपर आपसे ले रहा है और जाके वो पे कर रहा है। यहाँ पे इंसिडेंस देखेंगे, बियरर कौन है, तो सेम पर्सन बियरर है। आप पे कर रहे हो डायरेक्ट टैक्स में, तो आप ही बियरर हो। यहाँ पे कौन होगा, कस्टमर और बायर, ठीक है। जो आप खरीद रहा है, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं बियरर हूँ, मेरे को टैक्स का ये भरना पड़ रहा है, ठीक है। चलो, मतलब मेरे ऊपर पड़ रही है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस देखेंगे, ये क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है, ठीक। अगर इफ आई एम इनका जो मैं इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स में आता हूँ, ठीक है, जो उसकी स्लैब में आता हूँ, तो मुझे ही पे करनी है और मैं ही जाके कलेक्ट करूंगा, ठीक। उसके बाद ये जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, आपकी इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग पर्सन पे होता है। पे कोई और कर रहा है, किसी को देना किसी और को पड़ रहा है, ठीक है ना। टैक्स के टाइप देखेंगे ऐसे। एक आपका होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है भैया, ये डायरेक्ट टैक्स है। मतलब समझ लीजिए कि ये जो है आपकी इनकम के बेसिस पे डिपेंड करेगा। ना सपोज कीजिए, अगर आपकी इनकम 10, सॉरी, इफ योर इनकम इज अप टू 12 lakhs, आपका क्या है कि भैया आपको 0% देना पड़ रहा है, ठीक है। वहीं आपका इनकम अगर बढ़ गया, ठीक, जब आपको 12 लाख से ज्यादा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ा, 20% देना पड़ा। ये 5%, 10%, मतलब अकॉर्डिंग टू योर व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर सैलरी, मतलब आपकी क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, है ना। आपकी इनकम के हिसाब से आपकी इनक्रीज बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, जिसको ये डायरेक्ट टैक्स ही है। मतलब कि आपकी इनकम कितनी है, हमारी की इनकम कितनी। प्रोपोर्शनल में क्या है कि सबके लिए फ्लैट टैक्स 10% लगा दिया हमने, सबके लिए प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, तो क्या करता रहता है भैया, आपकी कांस्टेंट रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक ना। उसके बाद रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स इज नथिंग बट आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, कि जो कि भैया लाइक जैसे जीएसटी है, ये क्या करता है कि प्रोडक्ट पे और सर्विस पे लगता है बिना कोई डिफरेंस क्रिएट हुए, बिना कोई डिफरेंस क्रिएट किए हुए। ये क्या है, रिग्रेसिव। अगर मान लीजिए बिस्किट है, अगर 10 रुपए की, उस पर अगर 5% जीएसटी है, अंबानी जी भी उतना ही 5% जीएसटी भरेंगे, एंड जाके एक रिक्शा पुलर होगा, वो भी उतनी ही जीएसटी भरेंगे, राइट। बोथ नीड टू पे सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी। दिस इज रिग्रेसिव। यहाँ पे क्या हो गया कि पुअर नीड टू पे हायर अमाउंट, है ना, क्योंकि इनकम कम है लेकिन उनको ज्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है। और डिग्रेसिव क्या हो गया भैया, ये आपकी जो है, अगर डायरेक्ट टैक्स जो है हो गया, अगर मतलब क्या होता है, अप टू एक लेवल तक आपका क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेट है, कोई चार्ज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं, सॉरी, कोई चेंज नहीं हो रहा, आपका यूनिफॉर्म रेट होता है। डिग्रेसिव में क्या हो गया, ये ब्लेंड ऑफ क्या हो गया, आपका रिग्रेसिव है, सॉरी रिग्रेसिव कह रहा हूं, मतलब ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये क्या अप टू एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद आपका कांस्टेंट चल रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे चल रहा है, ठीक है। ये आपका डिग्रेसिव हो गया। चलो, इतना क्लियर है। अब भैया एडम स्मिथ के 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन है। पहला उनका होता है कैनन ऑफ इक्वालिटी। भाई इतना है कि मतलब कि टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, कि अगर मेरी औकात है 10 लाख पे टैक्स देने की, तो मैं दूं। अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी 50 लाख पे 30% टैक्स दे रहा है, तो उनकी वो है, तो उनकी जो एबिलिटी है पे करने की, उस हिसाब से उनपे टैक्स लगनी चाहिए, राइट। उसके बाद कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ऐसा होना चाहिए कि भैया टैक्स रूल होना हो गया, अगर रेट हो गया, डेडलाइन हो गया, टैक्स रूल क्या कहता है, कितना परसेंट स्लैब में है, डेडलाइन क्या है, ये सब प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया टैक्स आप जो सरप्राइज टैक्स दे दिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या करा है कि सरप्राइज दे रहे हो, ठीक। उसके बाद आता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस में क्या है भाई साहब, कि अगर आप देखोगे तो मतलब क्या है कि मतलब पेमेंट शुड बी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर मैं पे करना चाह रहा हूँ टैक्स, तो भैया ऐसा नहीं हो कि देयर शुड बी एन नंबर ऑफ पोर्टल, है ना, कि फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर हियर, देन यू नीड टू रजिस्टर, फिर इसके बाद आप ऐसे करते चलोगे, नहीं। देयर शुड बी वन पोर्टल जहां पे आप क्या करो, डायरेक्ट जाओ, पे करो, बात खत्म, राइट नाउ। उसके बाद कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, सपोज कीजिए अगर टैक्स है, मतलब कि 100 रुपया टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हो, ठीक।
100 रुपए का टैक्स है और आप कलेक्ट करने जा रहे हो 100 रुपए, उस पर क्या कलेक्ट कर पा रहे हो? आपको भैया 98 रुपए खर्च हो जा रहा है टैक्स ही कलेक्ट करने पे। तो भैया 2 रुपया क्या हो गया? अगर मान लीजिए 100 रुपया टैक्स कलेक्ट करना था लेकिन 102 रुपया खर्च हो जा रहा है, तो ये 2 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो कोई मतलब नहीं है ना, आपकी टैक्स की जो कलेक्शन होनी चाहिए मतलब उस हिसाब से जो इकोनॉमिकली फिजिबल, लाइक कि टैक्स कॉस्ट ऑफ द कलेक्टिंग टैक्स शुड बी मिनिमाइज, मतलब कम से कम हो जो आप क्या कर सकते हो, टैक्स को क्या कर सकते हो, कलेक्ट करना है। ठीक ना, अब टैक्स देखेंगे। टैक्स हमने देखा दो तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इनके भी फर्दर हम बाइफर्केशन देखेंगे, फर्दर पार्ट देखेंगे, राइट नाउ। अब ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स में एक आता है सेंटर, दूसरा स्टेट, एक लगाती है सेंटर, दूसरा लगाती है स्टेट। सेंटर में आपका इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आ गया, कैपिटल गेन टैक्स आ गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आ गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आ गया और इक्विलाइजेशन टैक्स आ गया। दीज आर द टैक्स विच आर लिवाइड बाय होम, बाय सेंटर। ना उसके बाद स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया जो कि अर्बन एरिया में, स्टाम्प ड्यूटी आ गया, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ड्यूटी टैक्स आ गया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आ गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, राइट। ये आपका स्टेट के अंदर आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपके सेंटर में और स्टेट में। सेंटर में क्या हो गया? सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और आपके स्टेट में क्या हो गया? एसजीएसटी आ गया, स्टैम्प ड्यूटी आ गया। दीज आर द टैक्सेस जो आपकी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इसको याद रखोगे बस कि भैया कौन कौन सा आता है, सो दैट आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प होगा, राइट ना। एक चीज मैं बता दूं आपको, डू ज्वाइन जो एसएफजी का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करो। अगर वो ज्वाइन करोगे ना, आपकी प्रिपरेशन एक ट्रैक पे रहेगी। दैट्स माय गारंटी। फुल ऑफ कॉल ले रहा हूँ, सब कुछ ये चल रही है, जो करवा रहा हूँ उतना करो, बेफिक्र होकर, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं बैठा आपके लिए यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना करो। करंट अफेयर कराऊंगा अलग से, करंट अफेयर अलग से करो। इतना टेंशन नहीं लेना, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट आपके लिए। इतना रिवाइज करो, खत्म करो। ये मेन टॉपिक है जो आपको छोड़ के नहीं जाना है, राइट ना। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में भैया आपका एक आ गया सबसे, अगर डायरेक्ट टैक्स में है एक जो लग रही है इनकम, एक तो आपका यूनियन टैक्स। यूनियन टैक्स में कैसे हो गया आपका, जैसे मतलब कि कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स वगैरह आपकी इसमें आ गई। ये पैसा कहाँ जाएगी? आपकी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, सीएफआई में जाएगी, जो कि यूनियन की इसमें आ गई। उसके बाद अब यूनियन जो है यहाँ पे, इससे जो है भैया इसको यूनियन क्या करेगी? यूनियन के पास जाएगी, यूनियन फाइनेंस कमीशन के बिहाफ पे। हमने देखा था टैक्स ड्यूरेशन 41% कैसे, मतलब कि जो है 41% 42% से कैसे मतलब स्टेट को हॉरिजॉन्टल देगी, वर्टिकल देगी, वो सारा हमने देख रखा था, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज। सरचार्ज तो क्या है? ये टैक्स पे टैक्स है, ठीक है। सरचार्ज इज नथिंग बट टैक्स पे टैक्स। मान लीजिए कि आपका जो टैक्स है ना, टैक्स इनकम है, मतलब कि टैक्स है मान लीजिए कि 10%, मान लीजिए 20% आपका क्या है? टैक्स अमाउंट है, राइट ना। ये 20% जो आपका टैक्स अमाउंट है, इसमें क्या कर रहे हो आप कि किस पे, मान लीजिए 20 लाख पे, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया? ठीक है, दो मान लीजिए कि 2 लाख है, ठीक है। अब इस पे क्या भैया हमारा कितना होना चाहिए कि 10%, अगर आपने इस पे ले रखा है तो कितना हो गया 10% इसका? 20 लाख का 2 लाख, ठीक है। अब उसी का आपका अगर 20% है तो 4 लाख, 4 लाख आप क्या कर रहे हो? टैक्स ले रहे हो। अब इस टैक्स पे 10% सरचार्ज लगाओगे तो इसका कितना होगा? 40,000, ठीक है, 40K। तो ये 40K, तो ये क्या सरचार्ज, क्या टैक्स पे टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स हो गया, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है नाउ। ये क्या है? आपकी टैक्स पे टैक्स है। इसकी कोई भी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई नहीं होता है कि भैया इस चार्ज पे, एक्सेप्ट वहां पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है कस्टम ड्यूटी पे, जो कि आपकी इंपोर्टेड गुड होती है, उस पर हम लोग क्या करते हैं 10% लगाते हैं सरचार्ज, मतलब स्पेशल सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा देते हैं, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? सीएफआई में जाएगी, और इसको हम भैया स्टेट के साथ में शेयर नहीं करेंगे, ये हमारी भैया यूनियन के पास में जाती है, यूनियन जो है यूज करेगी उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में। उसके बाद आता है सेस। सेस होता है ये आपकी जो टोटल टैक्स है उसके बाद सरचार्ज लगा, दोनों को जोड़ के उस पर टैक्स लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव काउंटेड, यहाँ पे हम लोगों ने काउंट किया था कि 4 लाख आपकी हो गई 4 लाख। अब 4 लाख ये हो गया प्लस 40,000, 4,40,000 जो है ये आपका क्या है? टैक्स प्लस सरचार्ज। अब इस पे हम क्या करेंगे? इनटू कर देंगे, तो जो भी होगा, अगर 4,40,000 है तो हम लोग इसका 10% ले लेंगे तो 44,000 हो जाएगा, फिर ऐड करके, ठीक है, क्या हो गया आपका 10%, तो भैया 4,84,000 टोटल आपका टैक्स आ गया, ठीक है। इज इज क्लियर नाउ? ये रहा कि मतलब
ये क्या है कि आपकी जो टोटल अमाउंट होगी टैक्स की और सरचार्ज की उस पर लगता है, इसकी क्लियर ऑब्जेक्टिव मेंशन होती है। ये पैसा जो होता है सीएफआई में जाता है, उसके बाद पब्लिक अकाउंट में जाता है, ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लिवाई, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है। और इसकी जो होती है भैया ऑब्जेक्टिव होती है कि हम इस पर्पज के लिए ले रहे हैं, हम उस पर्पज के लिए ले रहे हैं, राइट ना। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इनकम टैक्स ये लगा, इनकम टैक्स ये लगा, उसके बाद 10% सरचार्ज, सरचार्ज क्या इनकम टैक्स पे जो टैक्स लग रही है वो सरचार्ज हो गया, इनटू में हम क्या करते हैं 4% से जो टोटल आएगा ये टोटल आपको पे करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे भैया कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या हो गया, सेम आपका कॉर्पोरेशन टैक्स ये हो गया, फिर सरचार्ज और सेस लगेगा, इसको हम लोग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ये करी है तो उस पर वो जो टैक्स लगनी है। अब और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का होगा अंडर आईटी एक्ट, ठीक है 1967 जो हो गया, राइट नाउ। अब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल कंपनी है उस पर 22%, सॉरी एग्जिस्टिंग आपकी इंडियन कंपनी उस पर 22% हो गया। न्यू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड फ्रॉम 2019 से, उस पर 15% लगेगा। फॉरेन कंपनी है उस पर 40% की आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगी, फिर सेस वगैरह ये करके फिर जीरो प्रॉफिट कंपनी होगी, जिसको मन होता क्या है कि कुछ कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट तो कमा रही है बट दे सोच दैट कि भैया मैं तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। उनका क्या होता है कि भैया उस पर पहले था क्या था 18.5% था, अब जाके हम लोग बोले कि ऐसा है कि एमएटी देना पड़ेगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15% है, ठीक ना। अब हम एमएटी देखेंगे, एमएटी या कह लो एएमटी कह लो, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हो गया, जो कि ये जो एमएटी लगता है कॉर्पोरेशन सॉरी कॉर्पोरेट पे लगता है, और एएमटी जो लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है। अब होता क्या ये जो कंपनी क्या करती है टैक्स डिडक्शन यूज करती है, एग्जाम्पशन यूज करती है, ताकि वो दिखा सके कि भैया हम क्या है मतलब कि जीरो प्रॉफिट कंपनी है, और ये जो है स्केप करती है टैक्स लिएबिलिटी से, इससे तो सरकार को नुकसान हो रहा था। अब मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी जो जीरो प्रॉफिट है, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, तो इससे होगा। अब सरकार बोली भैया देखो ऐसा है आपने ज्यादा ये नहीं करनी, आपने क्या करना है कि आपको 15% जो है आपको देना ही देना है एमएटी, ठीक है ऑन बुक प्रॉफिट पे ना कॉर्पोरेशन टैक्स। अब हुआ क्या कि कंपनी क्या करती है ना, मान लीजिए कंपनी यहाँ पे है, कंपनी जो है तो इसके पास में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पे क्या कहते हैं लीगल टैक्स वगैरह दिखा के कहते हैं कि भैया 0% ही है। तो ये कंपनी बोलेगी जो भी है मुझे से सरकार बोले कोई मतलब नहीं, मेरे को 15% जो है एमएटी या एएमटी आपको देना ही देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू, है ना। चलो अब हम देखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप पता है भैया कि जो कि 10 साल से नीचे में ये है, तो मतलब जो इनोवेशन और गुड सर्विसेज पे कर रहा है, इनको स्टार्टअप को बोला कि भैया 100% हम आपको डिडक्शन देंगे। डिडक्शन मतलब क्या होगा कि कहीं पे 1 रुपया नहीं पे करना है, उसको कहते हैं हम लोग टैक्स हॉलीडे, ठीक है। ये जो होता है भैया आपके 10 साल में सिर्फ जो है 3 साल के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको 3 साल तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल में से आप 3 साल यूज कर सकते हो। अब इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती थी, लोग क्या करते 3 साल कंप्लीट हो वहां से छोड़ के चले जाते थे, ये करने वो अलग सीन चल रही है। लेकिन अभी मेंस के लिए हम कर नहीं रहे हैं, जो हमको देखना बस उतना देखना, ठीक है। एंजल टैक्स क्या हो गया आपने, एंजल टैक्स क्या है कि 30% पहले था, अब ये खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो देखना नहीं है। वैसे क्या था कि मान लीजिए कि कोई भी लाइक पॉलिटिशियंस वगैरह क्रिमिनल्स वगैरह क्या करते थे, बचने के क्या करते थे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, किसी कंपनी हो गई मतलब कि अननोन कंपनी, मतलब वो कंपनी उन्हीं की कंपनी उस पर जाके वो एंजल टैक्स लगा रहे हैं, तो बचने के लिए वो, ठीक है। अब इक्वलाइजेशन और लिवाई टैक्स, अब होता क्या कि गूगल का प्रोडक्ट है, मतलब गूगल क्या करता है इशू किया कि भैया हम कोई भी कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देंगे। मान लीजिए कि गूगल का एड चल रहा है, ठीक है, इंडिया में चल रहा है, बट क्या गूगल बोले कि भैया हम तो रजिस्टर हुआ है हम नहीं देंगे। फिर फेसबुक पे एड चला, दे सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव। तो ये जो एक्सक्यूजेस थी, तो इंडिया क्या की डीटीए साइन की सिंगापुर के साथ में। अब ये जो वर्क और जाके सर्वर जो है प्लेस नहीं है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि फाइनेंस एक्ट, जो आपकी फाइनेंस एक्ट 2016 में क्या है कि 6% लगेगा सच डिजिटल और जाके डिजिटल एड कंपनी पे, जो भी ऐड करी एडवर्टीजमेंट करी उसमें लगेगा। तो 2020 में हम क्या किए 2% इक्वलाइजेशन लिवाई लगा दी कंपनी पे जो भी ई कॉमर्स की है। तो मतलब कि गूगल जो बस सिंपल सी बात ये है कि 2% ये मान लो कि जो गूगल जो टैक्स बचाती थी अपनी एड पे, या फेसबुक जो मेटा टैक्स बचाती थी अपनी, फेसबुक गवर्नमेंट बोली कि देखो भैया जो भी करना है करो, 2% जो इक्वलाइजेशन टैक्स आपको गूगल टैक्स दे देना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये खत्म हो गया 2020 में, इसको हम लोग अबॉलिश कर दिए, ठीक है। अब जो है टैक्सेबल होगा हाउस ऑफ शेयर होल्डर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या कंपनी क्या कर रही है डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसमें जो टैक्स लग रहा था वही चीज हो गया, इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब इनकम टैक्स में आ गया बायबैक टैक्स। अब होता क्या है कि कोई भी कंपनी क्या करती है कि होता क्या कि जब कंपनी जो है अपनी शेयर, कंपनी में को शेयर दी, अब मेरे से शेयर खरीद रही है, ठीक है, शेयर मेरे से खरीद ली, कि हुआ होता क्या है कि सपोज कीजिए कि शेयर दे दी कंपनी, उस समय कंपनी ठीक चल नहीं रही थी, अब कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करी, अब कह रही कि भाई साहब ऐसा है कि नाउ यू डू वन थिंग, यू जस्ट गिव मी दैट योर शेयर,
ठीक है, आई विल बाय बैक दैट वन। ठीक, तो उस पे क्या बोली सरकार, बोली कि भैया उस पर टैक्स लगेगी। 2013 में क्या था, ये 20% था बायबैक टैक्स ऑन द अनलिस्टेड कंपनी। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, लेट एक्स वाई जेड इज अनलिस्टेड कंपनी, उस पे जो है भाई साहब 20% जो है बायबैक टैक्स लगना था। अब नाउ बजट 2019 में बोला गया कि एप्लीकेशन ऑन लिस्टेड एज वेल, अनलिस्टेड के साथ में था, अब लिस्टेड के साथ में भी है। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, तो जो आपने कैपिटल बेचा उस पर जब प्रॉफिट हुई तो आप उसको क्या बोलोगे, कैपिटल गेन टैक्स बोलोगे। अब एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा गेन हो गया व्हेन यू आर सेलिंग प्रॉपर्टी विद इन द 12 मंथ, वहां पे जो प्रॉफिट आती है वो आ जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म में है, राइट नाउ होता क्या है, जो लॉन्ग टर्म में आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मोर देन 12 ईयर है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में लाएंगे ना। अगर प्रॉफिट को हम लोग यूज करते हैं सेम एसेट खरीदने के लिए जो आपने बेचा, अगर मान लीजिए आपने घर बेचा है, राइट, यू हैव सोल्ड होम, आपने हाउस बेचा, फिर आप क्या कर रहे हो, हाउस ही खरीद ले रहे हो, तो आपको कोई भी जो भाई साहब आपको सीजीएसटी पे, सीजीटी जो कैपिटल गेन टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, इन केस ऑफ द, ये क्या है, घर का ही केस में, इन केस ऑफ हाउस ओनली प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इफ हाउस होल्ड सोल्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो भैया तब भी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। अब ना बिटकॉइन पे जो है प्रॉफिट पे 30% आपकी कैपिटल गेन टैक्स लगती है, और ट्रांसफर पे 1% टीडीएस कटेगा, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो पता है भैया, इनकम इनकम जो कि वीडियोस में ये हो गया, आप जो भी चाहे आईटी सेक्टर में हो, सेक्टर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, देन एग्रीकल्चर, बाकी ये हो गया। अब ये आपकी ओल्ड रिजाइम हो गया, न्यू टैक्स रिजाइम हो गया। ठीक है, तो ये जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम है, ये क्या क्या आपके पास में ऑप्शन देता है कि आप जब भी चाहो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन है वो वगैरह चीज है। ठीक है, ना पहले ये था, अब नाउ ये है। हम न्यू देखेंगे, अप टू जो 3 लाख है 0% है, 3 से 6 लाख है 5% है, 6 से 9 लाख है 10% है, 9 से 12 है तो 15% है, 12 से 15 है 20%, 15 से अबव है, ठीक है, वो 30 लाख है, 30% है ना। अब 12 टिल 12 क्या हो गया, यहाँ पे आपका 0% लगता है एक्चुअली। ठीक है, ये रिबेट वगैरह मिल जाती है आपकी, यहाँ पे 0 हो जाती है, 12 से जो बढ़ता है ये आपकी आती है। ठीक है ना, उसके बाद सरचार्ज वगैरह सेम है। अगर आपकी 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो 10% ओल्ड टैक्स रिजाइम में आता है, और जाके न्यू टैक्स रिजाइम में 10% आता है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ है आपका 15% आता है न्यू टैक्स रिजाइम में, और जाके ओल्ड में भी, और 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, और 25 से ज्यादा है तो पहले 37% था, अब जाके 25% ही है ना। इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा हो तो कोई नहीं, देखो यहाँ पे ना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बता रहा हूँ, बट डोंट एक्सपेक्ट अभी कि ये रिवीजन चल रही है, राइट, तो उस हिसाब से देखेंगे, लाइक क्रैश कोर्स है। ठीक है ना, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स जो होता है, इसमें आपकी एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आ गई, कैपिटल ट्रांजेक्शन, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आ गई, ठीक है, इनकम टैक्स आ गई, स्टैम्प ड्यूटी आ गई, ये सब देखिए। अब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है भाई साहब, ये क्या करता है, जब भी सेल और रिपर्चेज होगा शेयर का, जब भी आप सेल करोगे या परचेज करोगे शेयर को, बॉन्ड को, डेरिवेटिव्स को, इक्विटीज को स्टॉक एक्सचेंज में, तब आपकी लगती है ना। सपोज एंजल इन्वेस्टमेंट, सॉरी एंजल इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, एंजल वन, या मतलब कि कोई भी एचडीएफसी की जो भी आप लोग ने, मतलब कि जब शेयर खरीदते हो बेचते हो, स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, तो उस पे टैक्स लगती है ना, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वही टैक्स होगी। ये वेरी करता है इस पर द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कि कैसे के क्या सिक्योरिटीज या कौन सी सिक्योरिटीज है, उस पर डिपेंड करेगा। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में वही हो गया। ये क्या हो गया, जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, जो भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया जाएगा, उसमें जो टैक्स लगनी है, तो वो आपका क्या हो गया, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया। नाउ अब मान लीजिए शेयर है, बॉन्ड है, अब इसको आप सेल करते हो तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा। अब इसी को आप क्या करते हो, रीसेल करते हो, प्रॉफिट आता है तो कैपिटल गेन टैक्स में लगेगा। अब मैंने बताया था कैपिटल गेन टैक्स का वही सीन है। ठीक है, चलो नाउ अब स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी क्या कहता है भैया, ये अप्लाई अप्लाई किस पे है, जैसे वैल्यू ऑफ शेयर पे, बॉन्ड पे, सिक्योरिटी पे, सेलिंग, रेंटिंग, आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे हाउस वगैरह हो गया, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह का जो बिल्डिंग वगैरह हो गया, सर्टेन टाइप ऑफ लीगल एग्रीमेंट हो गया, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, उस पर आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगनी है। मतलब कि भैया सेलर प्रॉफिट बना रहा नहीं बना रहा, ठीक है, इस पे आपको स्टाम्प ड्यूटी देना ही पड़ेगा, जितना भी परसेंटेज है, चाहे जितना परसेंट है, यू नीड टू पे दैट stamp duty irrespective of you are making profit or not, they need not be
दे नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट वन, कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मतलब नहीं है, प्रॉफिट बनाए कि जो बनाए, आपको बस क्या करना देना है उस पर, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट होगा अक्रॉस द स्टेट, सारी क्रॉस में मतलब सेम रहेगा, यूनियन कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट को, मतलब यूनियन किया कलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा स्टेट को, ठीक है ना। प्रिमिटिव टैक्सेशन में क्या होता है, सपोज कीजिए कि अब मैं फ्रीलांसर, ठीक, अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं भैया कितना टैक्स स्लैब में आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये टैक्स नहीं होता, बस एक प्रोसेस होता है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है फ्रीलांसर उनके लिए, मतलब उनकी जो परसेंटेज ऑफ दियर जो ग्रोस इनकम हो गया इतना, अगर प्रॉफिट का या ये क्रॉस करता है, तो ये जो है उनको इस स्लैब के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक उनको एक बना के दे दिया गया है कि भैया अगर आप 10 लाख अगर क्रॉस करते हैं तो यू नीड टू पे 15, सॉरी, अगर आप 12 लाख क्रॉस करते हैं तो यू नीड टू पे 15% हो गया या 20% टैक्स हो गया। आप जब भी ये 12 लाख करोगे तो आपकी ये हो जानी है, ठीक है, यही चीज है जी। नाउ चलिए वी विल सी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्या होता है कि एक्चुअली होता है क्या है कि सपोज कीजिए कि मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, मैं गया किसी कोचिंग में पढ़ाया, ठीक है, आई टॉट इन सम कोचिंग, अब वहां पे वो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब मेरे को पैसा दिया कैश, तो ये क्या करेंगे 1% जो है मेरी सैलरी का वो पैसा काट के जाके आईटी डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे, मेरा पैन कार्ड वगैरह जो है उस पर मेंशन करके, ठीक है ना। अब मुझे अगर अपने पैसे वापस लिए, मैं जाऊंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, मैं रिटर्न आईटीआर फाइल करूंगा। अब आईटीआर फाइल करूंगा, अगर मैं 0% स्लैब में आता हूँ, 0% अगर स्लैब में आता हूँ या मैंने ऑलरेडी भर रखा है, तो मेरी जो है ये 1% डिडक्ट हुई वो मुझे मिल जाएगी, प्लस में मुझे क्या होगी 10% की इंटरेस्ट इस पे मिलेगी, मुझे ये दे दी जाएगी। जब आप क्या करते हो कि सोर्स पे आप डिडक्ट कर लेते हो तो उसको हम लोग टीडीएस कहते हैं, ठीक है, कभी कभी सुने होंगे 1% टीडीएस काट लिया, ये कर लिया, ठीक है। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता क्या कि सपोज कीजिए कि आप गए रेंज रोवर, आपने एक कार खरीदा, जब आपने कार खरीदा तो इट कॉस्ट यू अराउंड 70 लाख, ठीक है। अब सेलर क्या करेगी, आपसे 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेगी और ये जाके आईटी डिपार्टमेंट में सबमिट कर देगी। अब आपकी ये पैसा अनलॉक होगी, जब आप जाओगे तो आईटीआर फाइल करोगे, देन यू विल गो एंड यू विल फाइल द आईटीआर, देन इफ यू कम इनटू दैट कि भैया नहीं आपने 0% अभी तक ये कर रखा है, आपका सब कुछ क्लियर क्लियर है, तो आपको क्या करेगी, वो आपको पैसा दे देगी, आपकी वो पैसा अनलॉक हो जाएगी। क्लियर है जी ये चीज है। नाउ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ये हो गया। अब टोबिन टैक्स, रोबिन हुड टैक्स भी कहता है। अब होता क्या है कि भैया जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, पैसा बना सके, ठीक है। अब इससे होता क्या कि इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ करेंसी, करेंसी की ज्यादा इन्वॉल्व होगी, एक्सचेंज होगी, जब एक्सचेंज होगी तो आपकी वॉलिटी होगी, क्या बोलते हैं एक्सचेंज रेट में, अब वॉलिटी होगी आपकी शेयर मार्केट में। सोल्यूशन क्या है, रोका क्या जाए, तो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जेम्स टोबिन, उन्होंने कहा कि भैया जब भी इन्वेस्टर कन्वर्ट करेगा करेंसी को तो आप क्या करो, कुछ टैक्स लगाओ, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबिन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी पे जो है क्या, हम लोग फॉरेन करेंसी पे क्या करते हैं, सब्जेक्टेड टू हमारी जीएसटी, हम जीएसटी लेते हैं, ना कि हम ट्यूबिन टैक्स नहीं लेते हैं, ट्यूबिन टैक्स लेने ज्यादा पड़ जाएगा तो हम लोग जीएसटी ही लेते हैं। और लेकिन जो फॉरेन अदर कंट्रीज में जो है ये ट्यूबिन टैक्स लगती है। क्लियर है जी, कोई यहाँ तक दिक्कत ना। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले एक चीज समझो, एड वोलोरम, एड वेलोरम टैक्स। अब ये क्या है कि ये है, इट इज ऑन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी साइज वेट। अब मतलब कि भैया वैल्यू कितनी है, सपोज कीजिए कि लाइक ये पेन है, एक पेन है, दो पेन है, इस टोटल पेन की वैल्यू कितनी है, उस पर टैक्स लगेगी, ठीक है। लाइक जैसे जीएसटी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये कोई एक पर्टिकुलर पेन की बात नहीं कर किया जा रहा, एक पर्टिकुलर नोटबुक की बात नहीं किया जा रहा, एक पर्टिकुलर टैब की बात नहीं किया जा रहा, टोटल वैल्यू की बात की जा रही है कि उस वैल्यू की जो पर्टिकुलर जो उसकी वैल्यू ऑफ कमोडिटी होगी उस पे जो लगनी है, ना कि क्वांटिटी साइज और वेट के हिसाब से। तो जीएसटी और क्रूड ऑयल पे जैसे एड वैलोरम टैक्स लगता है, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि मतलब कि टैक्स ऑन विच द फिक्स एज पर द यूनिट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, उसकी एक पर यूनिट के हिसाब से चलेगा, इट रेदर बेस्ड ऑन द इट्स वैल्यू, ठीक है। अब मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे सिगरेट, सिगरेट की जो ना साइज पे लगती है कि भैया वो उसकी कितनी साइज है उस हिसाब से टैक्स लगनी है, लंबी है तो ज्यादा साइज लगनी है, छोटी है तो कम साइज लगनी है, वो उसके हिसाब से टैक्स लग रही है। तो स्पेसिफिक टैक्स क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पोर्शन पे लग रही है ना। अब पाइगोवियन टैक्स क्या हो गया, ये मतलब कि भैया उस कंपनी पे लगती है जो मान लीजिए कि निगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है क्रिएट कर रही है, जैसे कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, सपोज कीजिए एक पॉल्यूशन फैला रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, जो वर्कर है वो भी जा रहे हैं, जो गांव वाले हैं। तो देखिए एक चीज बताओ मेरे को,
ये सीमेंट फैक्ट्री है। अब सीमेंट फैक्ट्री है, एक ऑनर को फायदा होगा, एक वर्कर को फायदा होगा। अब भैया तीसरा एक बंदा है, ये गांव वाले विलेजर्स, इनकी क्या गलती, व्हाट आर देयर मिस्टेक्स। अब इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये भी पोल्यूशन से ग्रसित है। तो भैया इस पे क्या लगा, पाइगोवियन टैक्स लगा। ये टैक्स वैसा टैक्स है जो भी निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रही है उस पे ना। सीन टैक्स, सीन टैक्स क्या होता है, जो भी भैया इमोरल काम है, जो भी इमोरल चीज है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीन टैक्स लग रहा है सिगरेट पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो भी अदर चीजें हैं, जो भी इमोरल काम है, उस पर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, राइट। नाउ बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, एक फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड समझो। अब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने क्या किया कि आइसक्रीम है, लेट्स सपोज देयर इज आइसक्रीम। अब इस बात को आप समझिए कि एक आइसक्रीम है, हमने क्या करा कि आइसक्रीम की जो रेट है 18% से हमने 28% कर दिया, ठीक है। 18% से हमने 28% कर दिया, आइसक्रीम की रेट बढ़ी ना। अब ये जीएसटी बढ़ गया। अब होता क्या कि एक फॉरवर्ड शिफ्टिंग, अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग, अब कंपनी क्या करेगी, बोला कि भैया बढ़िया है, इनपुट महंगा आ रहा है, सब कुछ महंगा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर पे बढ़ा देंगे। ये चीज हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग में क्या हो गया कि भैया ऐसा है कि हमको कस्टमर को सेम रेट में देना है। व्हाट आई विल डू, रॉ मटेरियल कम मिलेगा नहीं, रॉ मटेरियल पे लगनी है, तो व्हाट आई विल डू, हम वर्कर की जो सैलरी वेजेस उस पर कट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब लेबर की कॉस्ट हम लोग कट करते हैं, लेबर कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग, पीछे की ओर जा रहा है। अगर हम लोग टैक्स को पीछे की ओर काट दे रहे हैं तो वो हो गया, अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं तो भैया वो हमारा फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गया। ये डिपेंड करता है कि बर्डन ऑफ जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होगा, वो फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा। ये डिपेंड करता है कि भैया सप्लाई और मतलब डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्ट का कितना है। अगर ज्यादा सप्लाई डिमांड है और सप्लाई ज्यादा, तो फैक्ट्री ओनर कहेगा भाई साहब डिमांड ज्यादा है, बढ़ा दो प्राइस। तो इसेंशियल गुड्स पे क्या होता है, फॉरवर्ड जनरली शिफ्टिंग होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जनरली क्या होता है, रिग्रेसिव होता है नेचर में। रिग्रेसिव क्यों होता है कि भैया एक गरीब को भी 8%, 5% जीएसटी पे करना है बिस्किट पे, और अंबानी जी को भी 5% करना है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा, गरीब या अंबानी जी। अंबानी जी के पास में तो अथाह पैसा है, बट गरीबों के पास में नहीं है, तो गरीब ज्यादा से ज्यादा दुखी होंगे, इसलिए ये रिग्रेसिव होता है नेचर में ना। अब कस्टम ड्यूटी क्या हो गया, जब भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे गुड्स का, तो उस पर जो टैक्स लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं ना। हाई कस्टम ड्यूटी ऑन द फिनिश इंपोर्टेड गुड लगाएंगे। हम क्या करते हैं, जब भी मतलब कि कोई भी इंपोर्टेड गुड हो गया, लाइक सपोज कि जूते हो गए, हम लोग गाड़ी पे क्या करते थे, टेस्ला पे हमने 100% इंपोर्टेड क्या कस्टम ड्यूटी लगाने की बात की थी ना, पिछले साल की बात है। तो मतलब कि जो 100% हम क्या करेंगे कि कस्टम ड्यूटी जो हाई लगा देंगे फिनिश गुड पे, टू प्रोटेक्ट हमारी, ताकि हमारी क्या हो, डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्ट करे। अब मान लीजिए कि शूज है, ठीक है, कपड़े हैं, कपड़े आप क्या करो कि मतलब कि इजिली आप ये ज्यादा इंपोर्टेड कपड़ों पे ना आपने टैक्स नहीं लगाया जाता, मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया, जीरो रख दिया, तो वो हमारी मार्केट में आएगी। कंपटीशन ये होगा, हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हमारे लोगों की डोमेस्टिक मार्केट भी तो बचानी है ना। नाउ इट इज क्लियर, हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हाई कस्टम ड्यूटी लगा के इंपोर्टेड गुड पे। अब लो कस्टम ड्यूटी रखेंगे कि इसको, अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी रहेंगे जो भी हमारी इंडिया मेड प्रोडक्ट होगी उस पर जब एक्सपोर्ट होगी इंडिया में, और हम लोग इंपोर्ट अगर रॉ मटेरियल करते हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, कम क्या करते हैं इंपोर्ट, सॉरी कम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी के साथ में फिर आपका सरचार्ज लगा प्लस से, यही आके आपकी ऐसे बनेगी, ठीक ना। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये जो है आप इंपोज करते थे जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स था, ठीक है, एंड वाज लिवाइड व्हेन द गुड्स मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री एरिया हो गया, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चर गुड होता था उस पे लगाते थे, जब भी मैन्युफैक्चर गुड, लेट्स सपोज कीजिए ये फैक्ट्री है, यहाँ से गुड मूव करके जा रही है मार्केट में आ रही है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे। अब भैया ये क्या हो गया है, एबोलिश कर दी, और ये जीएसटी का इसमें आ गया। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सबको हम लोगों ने जीएसटी में नहीं डाला है, ठीक है ना। इस पे जो है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स लगती ही है, इसको याद रखोगे। ये जो है आपकी एमसीक्यू बन सकती है कि अभी जो है आपकी किसको आपने जीएसटी में नहीं डाला है। चलो, सर्विस टैक्स जो है भैया आप क्या करते थे, ये एग्जाइज टैक्स खत्म हो गया, सर्विस टैक्स भी खत्म हो गया। ये इंपोज होती थी सेल ऑफ सर्विस जब, ठीक है ना। अब सेंट्रल सेल टैक्स, अब क्या होता था, सेंटर क्या करती थी, जब भी मतलब कुछ गुड्स बेचती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो क्या करते थे, उस पर कुछ चार्ज लेती थी, टैक्स लेती थी, और ये कलेक्टेड होता था एंड कीप बाय द ओरिजिन स्टेट, जहां से निकला है। सपोज कीजिए यूपी ओरिजिन है और ये गया है आपका महाराष्ट्र में, तो भैया ओरिजिन स्टेट पे जहां पे ओरिजिन हुआ ये रखती थी टैक्स को, ठीक है, ये कलेक्ट करती थी। कलेक्टेड और केप्ट बाय होम, बाय आपकी ओरिजिन स्टेट।
अब जीएसटी देखेंगे, जीएसटी कुछ नहीं पढ़ना भैया, देखो बहुत चल गया जीएसटी का, करंट में आ गया, मैं वो करंट में करवा दूंगा, बस यहाँ पे इतना देख लो। हमारी 10 यहाँ पे हमारी 10 फर्स्ट कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में जो आई थी जीएसटी हमारी, पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो गाथा नहीं देखें, एग्जाम क्लियर करना है हमें। हमें भैया यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन, ज्यादा वो पीएचडी नहीं करना, जितना थोड़ा पढ़ेंगे बस इतना ही ना। ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स होता है कंजप्शन पे, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड जहां जा रहा है भैया उनको टैक्स मिल रहा है। अब इसमें तो फिर हुआ क्या, कि अब होता क्या है कि जीएसटी में, अभी मैं बता रहा हूँ, चलो चलो। इसमें क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट अब होता है कि अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कि 10%, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि 100 रुपए का सामान है, सरकार ने क्या किया, इस पे 10% टैक्स लगाया। अब ये जो है पर्सन ए पर्सन बी को दिया तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब इस बंदे ने क्या करा, पर्सन सी ने इस पे 10% का टैक्स लगा दिया, तो कितना हो गया, 121 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब ये 10 10, ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया, एक्चुअल से कायदे से 20% हो गया। अब यहाँ पे 1 रुपया आपकी एक्स्ट्रा बच जा रही है, तो यही आपकी किस वजह से, कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से आपकी क्या हो रही है, ज्यादा आप टैक्स पे कर दे रहे हो, ठीक है, यही आपकी कास्केडिंग इफेक्ट हो गई, यही कास्केडिंग इफेक्ट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। अब जो है उसके बाद आता है आपका जीएसटी, जीएसटी तो भैया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। तो होता क्या था कि अब सोचिए कि यूपी ने क्या करा, सॉरी गुजरात ने क्या करा, कार बनाया। अब ये कार गया यूपी में सेल हुआ, अब यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस जीएसटी को रख ली, ठीक है, तो यही हो गया डिस्टेंस बेस्ड टैक्स। अब तो इससे क्या हो गया कि भैया आप गुजरात को नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा किसको जा रहा है, यूपी को। अब यूपी साइकिल बना रही है, गुजरात में ज्यादा बिक्री है नहीं, तो भैया गुजरात को कोई मतलब है नहीं उस चीज से ना। तो इसी चीज को ये करने के लिए तो हमारी जीएसटी काउंसिल आती है। इसमें कंपोजिशन होता है क्या, जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, आपकी जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग है कि भैया देखो क्या है नहीं है, कितना ये है, कब तक ये करना है, कब तक चलेगा नहीं चलेगा, और जो उनकी नुकसान हुई भरपाई कैसे की जाए। अब ये जीएसटी काउंसिल में जो है कंपोजिशन क्या था, कंपोजिशन देखेंगे, दो आपके यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि आपके फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं वो एज ए चेयरमैन होते हैं, 31 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं, सॉरी उसके बाद 31 हो गए, और उन्हीं में से एक स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्टेड होंगे वाइस चेयरमैन के तहत, वोटिंग पावर्स होगी, 1/3 किसके पास में होते हैं, आपके वो यूनियन के पास में होती है, और स्टेट के पास में होती है 2/3 होती है। डिसीजन मेकिंग जब भी देखेंगे, अगर कोई भी प्रपोजल है, रिक्वायर हो गया भैया 3/4 ऑफ द मेजोरिटी की वोट वहां पे दी जाए। उसके बाद काउंसिल जो मीटिंग जो रिक्वायर एटलीस्ट 50% क्वारम होना चाहिए ताकि मीटिंग के लिए, राइट ना। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट देखेंगे, ये प्रीवियसली, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये प्रीवियसली टैक्स पेड टैक्स होता है, कि जो मतलब कि ऑलरेडी जो कि आगे मैनेज हो जाएगा। ये 3 स्ट्रीम में बढ़ती है, 3 स्ट्रीम होती है आपकी टैक्स क्रेडिट की। एक मतलब जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल है, आपके सीजीएसटी हो गया, एस जीएसटी क्रेडिट हो गया, आईजीएसटी क्रेडिट हो गया। जो भी बायर, ठीक है, वट एवर बायर हैड बायर पेड टू द सप्लायर ही विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। बायर ने जो सप्लायर को पे किया है उसको क्या मिल जाएगा, जो भी बायर ने, बायर हैड वट एवर हैड बायर पेड टू सप्लायर, तो ही विल गेट द टैक्स इनपुट क्रेडिट। सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, ए ने बेचा बी को, अब ऑलरेडी इस पे टैक्स लग गया था, फिर यहाँ पे इसको इनपुट टैक्स लगा, फिर ये आउटपुट टैक्स लगा, डबल डबल टैक्स लगा। एक्चुअली में देखा 10% 10% 20% टैक्स हो गया इसका, है ना, देखा जाए मतलब कि 200 हो गया, और एक्चुअली टैक्स क्या था इसका, 100 रुपए में ही टैक्स लग रहा है, तो 100 रुपए बचा, तो ऑलरेडी ये जो नेक्स्ट टाइम जो पे करेगा ना, ऑलरेडी यहाँ से इसका टैक्स पे हो जाएगा, ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। इसी में एक चीज हम देखेंगे, इन्वर्टेड, इसी में एक चीज हम देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या है, सपोज कीजिए, इसमें क्या है कि सपोज कीजिए इनपुट कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट, एक मिनट, आप जो एक साइकिल बना रहे हो, ठीक है, आपने एक साइकिल बनाया, अब इसमें इनपुट जो कॉस्ट थी टोटल आपको 15% ये पड़ा, क्या पड़ा, टैक्स पड़ा। और जो आउटपुट है जब आप इसको बेच रहे हो, इस पे आपको 5% टैक्स लग रहा है। तो भैया इसी को हम लोग क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, जब आपकी इनपुट टैक्स ज्यादा हो आउटपुट टैक्स से, ठीक है, तो यही इन्वर्टेड क्या है आपका ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इज इज क्लियर टू यू। चलो नाउ, अब प्रोडक्ट, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, अब अगर हम लोग
विथ इन स्टेट बेच देते हैं, एक ही स्टेट उसी जिसमें बना है उसमें बेचे, वहां पे सीजीएसटी और ठीक है एसजीएसटी लगेगा। अगर मान लीजिए हमने दूसरे स्टेट में बेचा, बनाया है यूपी में, बेचता है हमने महाराष्ट्र में, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा 50%। एक आपको प्रोडक्ट स्टेट को मिलेगा और डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा। वो जो हम देख रहे थे था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया। स्टेट गवर्नमेंट के पास में हमारा सेल टैक्स खत्म हो गया, वैट खत्म हो गया, ठीक। नाउ इज क्लियर। नाउ वी विल मूव। अब देखो अभी टैक्स जो अपडेटेड आया है, अपडेट जो हुआ है, वो देखो 0% जो भी इसेंशियल आइटम जैसे फ्रेश मिल्क हो गया, एग हो गया, कर्ड हो गया, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स हो गया, अलॉन्ग विद एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सर्विस, वहां पे आपका 0% लगेगा। अब क्यों लगेगा? ताकि इंश्योर करें भैया जो बेसिक नेसेसिटी है और क्रिटिकल सर्विस है वो अफोर्डेबल हो सब इंसान के लिए, एक्सेसिबल हो सारे सिटीजन के लिए, राइट ना। उसके बाद 5% जो आपकी टैक्स लग रही है, ये 5% हमने क्या करा, देखो अब हमारे पास दो स्लैब आ गया। एक आ गया हमारा 5% का, 18% का। पहले 5% था, 18% था, 28% था। 28% को हम लोग खत्म करके 18% पे ले आए, और 40% जो हम लोग ने लग्जरी और सिन गुड की पे ले आए। 5% क्या हो गया, ये वाइडली यूज गुड जैसे कि कोल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, टी हो गया, डोमेस्टिक एलपीजी हो गया, मोस्ट पैकेज फूड हो गया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि आपका सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इसेंशियल मेडिसिन हो गया, इसमें 5% लगेगा। 18% आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल इंक्लूडिंग आपकी एयर कंडीशन हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोस्ट व्हीकल्स जैसे कि आपका स्मॉल कार्स हो गया, मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी हो गया, ये सब जो है मेजोरिटी सर्विस आपकी 18% आएगी। पहले 28% में आती थी, अब 18% जीएसटी आएगी। और 40% भैया जो लग्जरी गुड है ना। अब कोई बंदा है कि रोल्स रॉयस चलाए भाई। उसके बाद लग्जरी गुड हो गया, सिम गुड हो गया, जैसे प्रीमियम कार्स हो गए, हाई एंड मोटरसाइकिल हो गया, 350 सीसी से ऊपर वाली जो बाइक होगी, 650 बुलेट ले ले रहे हो आप, 500 बुलेट ले रहे हो, तो उसमें मतलब लगेगी, ठीक है ना। अब जाते हैं जीएसटी की मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आ गया आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? नथिंग, इट इज नथिंग बट सिंपल सी बात है भाई साहब, कि अगर सेलर जो है, अगर मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि अगर सेलर है, ठीक है, इन दिस सेलर अगर जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो बायर क्या करेगा, हैज टू पे जीएसटी वाया द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिख लो, चलो। अब मान लीजिए कि बायर है, ठीक है, बायर क्या करता है, रेस हॉर्स बाय कर रहा है किसे, फार्मर से। अब फार्मर जो है, अब एक्चुअली रेस हॉर्स पे तो भैया जीएसटी लगता है। अब रेस फार्मर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं जीएसटी, तो फार्मर क्या, सॉरी, बायर क्या करेगा, ये रजिस्टर्ड है जीएसटी से, तो ये क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा और जाके ये जमा कर देगा जीएसटी। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जो बेचने वाला है वो नहीं पे जीएसटी पे कर रहा है, सॉरी, कलेक्ट कर रहा, पे कर रहा है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट रजिस्टर्ड विद दैट। जो सॉरी जो सेलर है वो मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के साथ में, सो ही इज नॉट पेइंग जीएसटी। देन बायर व्हाट ही विल डू, ही इज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी, तो ही विल कलेक्ट दैट मनी एंड ही विल पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ठीक है ना। ई बिल में क्या होता है, ई बिल क्या है कि जीएसटी का पार्ट है। जैसे कि ट्रक और ट्रांसपोर्ट हो गया, ड्यूरिंग मतलब कि आपका इंटर स्टेट सप्लाई जब होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, जब सप्लाई होता है, ई बिल क्या करता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जिसमें बताता है कि भैया हमारी ट्रक है, एक्स टाइप की गुड लेके जा रही है, इसकी वैल्यू इतनी है, और डेस्टिनेशन मान लीजिए यहाँ पे, मतलब ये ट्रक है। उसमें डिक्लेरेशन होगा कि भैया ये ट्रक है, ये ट्रक क्या कर रही है, मतलब यूपी से बिहार जा रही है ना। इसमें 50 करोड़ का सामान है, और सामान जो है बाइक है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो गया, यही आपकी ई बिल हो गई। इसमें क्या होता है कि ये हो गया, और हर एक ट्रक जो है उसको क्या होगा, विल बी चेक ओनली द रैंडम, मतलब कि कोई भी पहले क्या होता था, ट्रक को कहीं भी चेक हो रहा है, लेकिन अब कोई भी ट्रक, एवरी ट्रक विल नॉट बी चेक रैंडमली, ठीक है, कोई भी रैंडम पे नहीं हुआ। सो इस क्या हो जाएगा भैया, ब्राइबरी की इशू डिले ये हो कम हो जाएगी, डिले जो होती थी उसमें मतलब ये हो जाएगा, रेड टेपिज्म कम होगा, राइट, हेरासमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रैपिड मूवमेंट होगा, रैपिड मूवमेंट होगा तो भैया हमारी सर्विस इनहेंस होगी, तो हमारी जीडीपी में जीडीपी की ग्रोथ होगी। इज दिस क्लियर नाउ। अब नेशनल एंटी फिल्टरिंग अथॉरिटी, अब होता क्या कि एनए पहले क्या होता था, जीएसटी क्या करता था, आईटीसी बहुत सारे मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे देती थी। सो इंटरप्रेन्योर क्या करते थे, इंटरप्रेन्योर को कायदे से क्या चाहिए होता था कि जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर दिया जाए, लेकिन ठीक है, also जो कंज्यूमर को जो है ये प्राइस जो है सस्ते में मिले। लेकिन देखने को क्या मिलता था कि भैया ये प्राइस जो है रिड्यूस नहीं हुई, ठीक। तो यही काम करती थी कि एनएनए ने क्या करती थी, यही इंश्योर करती थी कि जो उनको आईटीसी मिला है, जो टैक्स रिबेट मिल रहा है, वो जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो एनएनए अंडर जीएसटी 2017 में ये क्या करती थी, कल्प्रिट को क्या करती थी, कहती थी भाई साहब या तो आप
कॉस्ट को डिक्रीज करो। अदरवाइज आप क्या करो कि वही मनी जो है आप रिफंड करो विथ इंटरेस्ट, जितना आपने पैसा एक्स्ट्रा लिया उस पे उसको रिफंड करो और प्लस में उस पर इंटरेस्ट दो। तीसरा, नहीं तो हम आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब एनए नहीं है ना। अब एक चीज और देखने को मिल रहा है हमें, ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब सपोज कीजिए कि मैं क्या करूं, मैं मतलब ऐसा है कि अगर इंटरप्रीनियर है वो क्या करेगा, पहले से क्लैरिफाई कर लेगा भैया मैं किस टैक्स स्लैब में आता हूँ। नाउ सपोज कीजिए मैं एक्स वाई जेड का बिजनेस कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक क्लैरिफिकेशन लूंगा कि भाई साहब जस्ट टेल मी कि इन विच टैक्स स्लैब आई एम कमिंग, मैं कौन से टैक्स स्लैब में हूँ। तो ये आपका हो गया एडवांस ऑफ ये। ठीक है, चलो, ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कि पहले से ही बता दो कि मैं कौन से टैक्स स्लैब में आ रहा हूँ, मैं इस टाइप का बिजनेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एसएससी कोड मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड हो गया, ये जो यूज करता है कि भैया जो सर्विस है उसको क्लासिफाई करने के लिए जीएसटी रेट के लिए, कि ये सर्विस है इस रेट में आ रहा है, इस रेट स्लैब में आ रहा है, राइट। एचएसएन जो है कोड है, हार्मोनाइज सिस्टम फॉर द नोमेनक्लेचर, ये डेवलप बाय वर्ल्ड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूज किस लिए होता है भाई साहब, क्लासिफाइंग द गुड्स फॉर जीएसटी रेट्स के लिए, कि मतलब गुड्स जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे जीएसटी रेट्स के लिए। इज दिस क्लियर टू यू नाउ। अब हम लोग मिसलिनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे नाउ। हियर वी विल सी मिसलिनियस कॉन्सेप्ट में अब टैक्स इविजन। टैक्स इविजन क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो अपनी इनकम को हाइड करता है, ट्रांजेक्शन को हाइड करता है फ्रॉम होम टैक्स अथॉरिटी, और देयर बाय द इविडिंग द पेइंग टैक्स, मतलब कि इसको इलीगल, ये इलीगल। मान लीजिए मेरे पास में पैसा है, मैं एक्चुअली टैक्स स्लैब में आ रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, मैं पता ही नहीं चले दे रहा हूँ किसको, तो भैया टैक्स अथॉरिटी को। जब उनको पता चलेगा नहीं, तो वो जब पता उनके पास में, हाँ, ना उनको मालूम है नहीं कि भैया ये टैक्स मतलब इसमें आ रही है, जब उन दे डोंट नो अबाउट दैट वन, तो भैया मैं बच रहा हूँ ना, तो ये एक तरह से इलीगल है, हम इवेड कर रहे हैं, हम इवेडिंग नॉट पेइंग व्हाट टैक्स, मैं पे ही नहीं कर रहा हूँ टैक्स को। अब टैक्स अवॉइडेंस में क्या कर रहा है इंसान, तो क्या कर रहा है कि डिस्क्लोज तो कर रहा है कि देखो भैया दिस मेरा इतना पैसा है, ठीक है, मैं इनकम स्लैब में आ रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, लीगल लूपहोल यूज कर रहा है ताकि वो टैक्स पे करने से बच जाए, लेकिन ये इलीगल नहीं है। इसी का ये है कि भैया लोग क्या कर रहे हैं कि टैक्स अपनी बचा रहे हैं। ठीक है ना। अब एक इसी से आप देखोगे राउंड ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट, राउंड ट्रिपिंग में डीटीटीए आता है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस हो गया, लोगों ने क्या करा कि बच गए। अब राउंड ट्रिपिंग ना, अब राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, सोचो। ये मॉरिशियस है, इंडिया है। अब एक्चुअली क्या है कि मॉरिशियस की कंपनी जो है, मॉरिशियस में 2% टैक्स लगती है, इंडिया में भैया 30% टैक्स है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट इसने कमाया, तो ये यहाँ पे नहीं करेगा, ये जाएगा बोले देखो भैया सॉरी, ये मॉरिशियस है, ये इंडिया, इंडिया में 30% टैक्स पड़ेगा, अब मॉरिशियस में 2%। अब ये यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, अब यहाँ पे ये टैक्स नहीं देगा, ये जाएगा मॉरिशियस, बोलेगा मॉरिशियस गवर्नमेंट 2% टैक्स लगी। अब यहाँ पे टैक्स अवॉइड किया, लीगल यूज किया, टैक्स अवॉइड कर दिया। अब राउंड ट्रिपिंग क्या है, राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग समझो, मान लीजिए कि मॉरिशियस है, ये इंडिया है। अब इंडिया में जो है, इंडिया में पता है 2% लगना है, तो भाई साहब मान लीजिए कि एक्स वाई जेड का बंदा है, मैं क्या किया, मैं जाके यहाँ पे बाई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करके मैं पैसा पहुंचा दिया मॉरिशियस में, और यहाँ पे एक सेल कंपनी खोल लिया कि एक्स वाई लिमिटेड कंपनी। अब इस कंपनी को क्या करा, मैंने बोला कि भैया तुम इंडिया में क्या करो, यहाँ इन्वेस्ट करो। अब यहाँ पे तो भैया 30% लगना था, मैं इन्वेस्ट करता तो टैक्स वगैरह चोरी कर रहा था, मैं पकड़ा जाता। अब यहाँ पे ये कर क्या करा, 2% यहाँ पे इसका ये हो रहा है, तो बाकी जो है मेरे पैसे बच जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया। मतलब कि इंडिया का पैसा था, मॉरिशस गया वापस से इंडिया है, इसको हम लोग राउंड ट्रिपिंग बोलेंगे। और जो टैक्स बचाने के लिए हम वहां से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो इस चीज को करने के लिए क्या हुआ कि भैया तो आती है आपकी डीटीए आती है। ठीक है, डीटीए क्या बोली कि भैया चाहे मॉरिशस और सिंगापुर हो, दोनों को जो है इंडिया में ही पे करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे लेफर कब, लेफर कब है आपकी रिलेटेड किससे है, डायरेक्ट टैक्स से। अब ये मान लीजिए ये आपका टैक्स रेट है, ये आपका टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया जैसे जैसे आपकी टैक्स रेट आप बढ़ाओगे, टैक्स जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे जैसे आपकी रेवेन्यू होगी, एक समय पे आपकी रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप टैक्स रेट मैक्सिमम ज्यादा आप टैक्स रेट बढ़ाओगे, तो आपकी रेवेन्यू क्या होगी, कम होने लग जाएगी। यही लेफर कब कहता है कि एक सर्टेन टाइम तक आपकी टैक्स रेवेन्यू जो है टैक्स रेट के साथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे वैसे आपकी रेवेन्यू गिरती जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू। चलो, नाउ टैक्स इलास्टिसिटी।
टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है, ये बताता है भाई साहब कि फर्स्ट इनकम टैक्स स्लैब इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 15%, देन द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ हाउ मच आईटी रेवेन्यू जनरेटेड। कह रहा है कि भैया अब जब आप मान लीजिए कि 5 से 15 स्लैब जो बढ़ा दे रहे हो इनकम टैक्स, तो कितनी आपकी टैक्स रेवेन्यू हो रही है, वही बात बड़ा। डायरेक्ट टैक्स में इलास्टिसिटी जो वेरी करेगा आपकी लेफर कप पे, लेफर कप हमने देख लिया कि भैया आपकी एक सर्टेन अमाउंट तक बढ़ेगा उसके बाद। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये जो होता है आपकी एज अ प्रोडक्ट पे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मिल्क इसेंशियल है उस पर ज्यादा आपकी बढ़ेगी, ठीक है, टैक्स इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। मूवी टिकट जो है नॉन इसेंशियल है उस पर टैक्स इलास्टिसिटी कम होगी। अब टैक्स ये आपकी जीडीपी से रिलेटेड है। ये मानिए कि ये है, ये मान लीजिए एक ग्राफ है, ये आपकी जीडीपी ग्रोथ है, ये इनकम टैक्स कलेक्शन हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई साहब ये अगर मान लीजिए कि इफ द जीडीपी ग्रू बाय X%, जीडीपी आपका अगर X% से बढ़ रहा है, मान लीजिए 4%, तो आपकी कितनी आईटी जो इनकम टैक्स रेवेन्यू कितना ग्रो हो रहा है, कितना आपने कलेक्ट किया आईटी रेवेन्यू को, इनकम टैक्स को, ठीक है। नाउ अब इनकम टैक्स ग्रोथ अपॉन में जीडीपी, अब इनकम टैक्स ग्रोथ आपका 11% है, जीडीपी 10% है, तो आपका कितना आ गया 1.1 आया, तो भैया ये आपकी टैक्स ब्यूएंसी होगी। अगर मान लीजिए टैक्स ब्यूएंसी एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया टैक्स कलेक्शन ज्यादा तेजी से हो रहा है, और आपकी ज्यादा तेजी से हो रहा है जीडीपी से, तो मतलब आपकी जो टैक्स सिस्टम है मोर एफिशिएंट है। अगर आपका लेस देन 1 है, तो भैया टैक्स कलेक्शन जो है आपकी जीडीपी से कम है। नाउ इज दिस क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद इन्फ्लेशन, ठीक है। बस ये खत्म होने वाला है इन्फ्लेशन, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे 2-3 लेक्चर और है, खत्म हो जाएगी। आई होप ये है ना। एसएफजी ग्रुप ज्वाइन करो, डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नाउ अभी एक क्वेश्चन है, और सब कमेंट करो इस बार कि यू आर गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जाम 2026, ईच वन ऑफ यू हैव टू कमेंट इट, राइट। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।